गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो चैप्टर 3 में जनसंख्या का वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में जो हमारे क्रम चल रहा है, उसी क्रम में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वितरण। और वितरण में हमने जो चीजें पढ़ी कितना वितरण पाया जाता है, क्या जनसंख्या का स्वरूप रहता है, ठीक है ना। क्षेत्र और जनसंख्या के बीच में क्या तालमेल है, ठीक है ना। कहीं ज्यादा क्षेत्र ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कहीं कम है, कहीं जनसंख्या अधिक है लेकिन क्षेत्र वहां का क्या है, कम है। तो वो क्या है कि मानव की अनुकूलता के ऊपर निर्भर करता है, मानव की अनुकूलता पर निर्भर करता है कि मानव अपने अनुकूल उस क्षेत्र को चूज कर लेता है, चुनाव कर लेता है कि ठीक है ये क्षेत्र मेरे लिए अनुकूलित है, इसलिए वो वहां पर निवास करने लग जाता है। तो बाहर से दूसरी जगहों से भी लोग उनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो जनसंख्या के वितरण में वृद्धि हो जाती है। तो जनसंख्या के वितरण को हमने समझा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है ना। कहीं 90% भूमि है, वहां 10% लोग रह रहे हैं, 10% भूमि है, वहां 90% लोग रहे हैं, 10% भूमि इतनी अनुकूलित है कि वहां संसार की 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो सारा सब करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विश्व की जनसंख्या के वितरण का प्रारूप क्या है। तो इसके प्रारूप को समझने के लिए विश्व को लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उनके वितरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है सघन जनसंख्या का क्षेत्र। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रधान जनसंख्या क्षेत्र। प्रधान जनसंख्या क्षेत्र बोल सकते हैं, सघन जनसंख्या क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और नियोग जनसंख्या। तो इसके आधार पर हम मानचित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, मानचित्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, कहाँ सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र है, कहाँ विरल जनसंख्या का क्षेत्र है और कहाँ अति नियोग जनसंख्या का क्षेत्र है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना। आपको कई बार क्या है, मानचित्र में पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रधान जनसंख्या क्षेत्र को मानचित्र में दर्शाइए। विश्व के प्रधान जनसंख्या क्षेत्र को मानचित्र में क्या कीजिए, दर्शाइए। तो इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। और इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटे प्रश्न के एग्जाम से निकल के आपके सामने आए। सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्रक्रिया को शामिल करना है आपको। इसमें मुख्य रूप से जो चीजें आई, अब देखिए इसमें जो हमारे 4 क्षेत्र हैं, सघन, सामान्य, विरल और अति नियोग, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और कौन कौन से क्षेत्र इसमें आता है केवल पूछा जा सकता है, इसमें बड़े प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। विश्व के मानचित्र के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे, कहां कहां जनसंख्या कैसी कैसी पाई जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम टॉपिक जो लेते हैं वो लेते हैं सघन जनसंख्या क्षेत्र। बात किसकी कर रहे हैं, वितरण की। सघन का मतलब है बहुत नजदीक पास भीड़ के रूप में या बहुत अधिक संख्या में एक जगह इकट्ठे लोग रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। अगर अकेला या इधर उधर घूमना उसको हम एकाकी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इधर उधर बिखरे रूप में उसको हम विरल बोलते हैं। दो स्थितियां आती है, एक सघन जनसंख्या, एक विरल जनसंख्या, ठीक है ना। विरल जनसंख्या का मतलब होता है थोड़ी जनसंख्या है तो काफी जगह छोड़ के उसके बाद में थोड़ी जनसंख्या निवास कर रही है, फिर थोड़ी दूर जाके फिर बाद में थोड़ी जगह निवास कर रही है, फिर थोड़ी देर निवास कर रही है, इस तरीके से। और सघन का मतलब होता है एक जगह पर काफी सारी जनसंख्या जो है वो क्या करती है, निवास करती है, उसको क्या बोलते हैं, सघन जनसंख्या का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको प्रधान जनसंख्या क्षेत्र कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें 3 नंबर का वितरणात्मक प्रश्न क्या आ सकता है, ठीक है ना। 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न क्या आ सकता है। वितरण का पूछेंगे, पूरे विश्व के वितरण का आधार लगे, और पूछेंगे पूरे विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए।
ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो कौन सा है, सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। अब सघन जनसंख्या प्रधान जनसंख्या क्षेत्र को विश्व भर में 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, इसको 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। मैं नाम देखना होने पर उसके बारे में मानचित्र के माध्यम से इसको बताऊंगा। पहला कौन सा है, इस सघन वाले का बता रहा है, ठीक है ना। पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी, एशियाई क्षेत्र, ठीक है ना। एशिया में अभी हमने बताया था, एशिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या निवास करती है। और एशिया के 3 भाग मुख्य रूप से, क्योंकि जो उत्तरी भाग है वो साइबेरिया वाला भाग आ जाता है, उसके उत्तरी वाला भाग आ जाता है, ठीक है ना। तो साइबेरिया वाला हिस्सा या हिमालय वाला हिस्सा या तिब्बत चीन से ऊपर का जो हिस्सा रहता है, उत्तर का हिस्सा रहता है, वहां अत्यधिक शीत स्थिति होने के कारण जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसलिए एशिया में जो जमाव का स्वरूप रहता है वो कौन सा रहता है, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दूसरी बात एक और बता देता हूं, जनसंख्या के लिए सबसे न्यूनतम जो स्थिति रहती है वो रहती है समुद्र तटीय क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, समुद्र तटीय क्षेत्र और जलोढ़ मैदान। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जनसंख्या के वितरण के लिए प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करें कि जनसंख्या का जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा कौन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, तो उसके अंतर्गत 2 भाग सबसे प्रमुख माने जाते हैं। एक तो समुद्र तटीय क्षेत्र। अब समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, जलवायु 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, विषम जलवायु, और दूसरी कौन सी होती है, सम जलवायु। विषम जलवायु, अब विषम जलवायु वो होती है जिसमें तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दियों में सर्दी बहुत पड़ती है। गर्मियों का टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री की तरफ चला जाता है, 35 डिग्री चला जाता है। और सर्दियों में अगर हम देखें तो -डिग्री में टेम्परेचर आ जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 30-40 डिग्री का टेम्परेचर में क्या आता है, अंतर। तो ये जो पूरे वर्ष भर में ऋतुओं के अनुसार जो तापमान में अंतर आता है, जिन क्षेत्रों में ये अंतर आता है उन क्षेत्रों की जलवायु को हम क्या कहते हैं, विषम जलवायु कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि गर्मियों में अधिक गर्मी पड़े और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़े, ऐसी जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, विषम जलवायु। दूसरी कौन सी है, सम जलवायु। सम जलवायु में गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी और सर्दियों में अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी, यानी कि पूरे साल भर वहां का जो जलवायु है, पानी जलवायु है, वो क्या कहती है, सम रहती है। और ऐसी स्थिति जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जल के प्रभाव के कारण। इसको थोड़ा सा डीप समझेंगे हम बाद में, जब प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे उस समय। लेकिन आपने 11वीं क्लास में इसको बड़े तरीके से अध्ययन किया। 11वीं क्लास में हमारा भौतिक शब्दों की अध्ययन का क्षेत्र था, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्र की जो जलवायु वो कैसी पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। तो सम और विषम के अंदर थोड़ा सा अंतर यही है कि जहां गर्मियों में गर्मी पड़े, सर्दी में सर्दी पड़े, यानी पूरे वर्ष भर की ऋतुओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 ही ऋतुओं मानते हैं। मुख्य रूप से करने को तो हम 3 भी मानते हैं, 4 भी मानते हैं, और भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हम देखें, संस्कार के अनुसार देखें तो क्या है, 6 ऋतुएं मानी जाती है। वो 2 महीने की ऋतु है, वो 3 महीने की ऋतु, वो 4 महीने की ऋतु। मुख्य रूप से हम गर्मी और सर्दी 2 ऋतु मानते हैं, ठीक है ना, कि गर्मी आती है, सर्दी आएगी। वर्षा होती है, वो एक काल का स्वरूप होता है, वर्षा काल में भी हम उसको ऋतु मानते हैं, 4 महीने की ऋतु, 4 महीने की 3 ऋतु मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से हमारे को गर्मी सर्दी का रूप रहता है। तो पूरे वर्ष भर में गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है। तो गर्मी और सर्दी के बीच में जो अंतर आता है तापमान का, कि गर्मियों में ज्यादा रहता है, सर्दियों में कम आता है, तो वो एक साल भर में जो डिफरेंस आता है, वो जो जलवायु जिन क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियां पाई जाती है उसको कहते हैं विषम जलवायु, और ये होती है सम जलवायु। सम जलवायु का जो प्रभाव होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में या जहां जल की उपलब्धता रहती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी समानता पाई जाती है। दूसरा क्या है, जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़
मैदान जहां पर कृषि करते हैं, ठीक है ना, या समतल भूमि, एक सामान्य रूप में समतल भूमि परिभाषा के रूप में कहते हैं। तो समुद्र तल का बताया था ना, समुद्र तल डेटम लाइन, तो समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग, प्रायः समतल भूभाग, जिस पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का क्या होता है, निक्षेप होता है, वो क्या कहलाता है, जलोढ़ मैदान कहलाता है। अब इस मैदान का नाम जलोढ़ मैदान क्यों रखा कि नदियों के द्वारा जब मिट्टी लाई जाती है तो इसमें दो शब्द हैं, आपने देखा होगा, दो शब्द हैं, और आपने 11वीं क्लास में लिखे पढ़ा होगा। जलोढ़ किसे कहते हैं, ये नदी है, इसके अंदर ये पानी का स्वरूप है, ये पानी है, ठीक है ना। तो पानी क्या है, ये इसके साथ छोटे छोटे मिट्टी के कण क्या करते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, उनका अपघर्षण सन्निकर्षण होता है, और अपघर्षण सन्निकर्षण होने के कारण ये टूटते रहते हैं और बारीक कणों में विभक्त हो जाते हैं। तो पानी इनके ऊपर होता है और ये मिट्टी क्या होती है, नीचे होती है। तो ये पानी जो है मिट्टी को ले जाकर कहीं क्या कर देता है, जमा कर देता है, तो ऊपर पानी का क्या रहता है, आवरण। समय के अनुसार वहां से वो जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, वहां से निकल जाता है और मिट्टी रह जाती है। तो ऐसे जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और उस मिट्टी से समतल भूमि जो बनती है उसे जलोढ़ मैदान का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें दो शब्द देखो, जल प्लस ओढ़, क्या नाम है, जल प्लस ओढ़, ये मिट्टी जो है सिर्फ किसको ओढ़ रखा है, जलोढ़ को ओढ़ रखा है। तो ऐसी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं, और जलोढ़ मृदा से बने समतल भूभाग को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मैदान बोलते हैं। और ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा कृषि इसी क्षेत्रों में होती है, ठीक है ना। इसलिए जहां नदियां हैं उनके आसपास के मैदानी भागों में कृषि करने के लिए जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और समतल भूमि के कारण यातायात की व्यवस्था भी रहती है, उद्योग की प्रक्रिया भी रहती है, इसलिए जनसंख्या का जमाव क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये चीज मैंने समझाने के लिए इसलिए की, थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए गए क्योंकि हमें ये चीज समझनी है, हमें ये चीज समझनी है इसलिए। तो हमारा जो पहला प्रधान क्षेत्र है वो कौन सा है, पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, उनमें कौन कौन से देश आते हैं उनका जिक्र करेंगे। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है पश्चिमी, उत्तरी, मध्यवर्ती, यूरोपीय क्षेत्र। तीसरा जो आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग, आर्य क्षेत्र, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा देखो कि प्रधान क्षेत्रों का मैंने कितने भूभागों में बांट दिया, 3 भागों। आपको भी ऐसे करना है, ठीक है ना, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपकी किताब के अनुसार सीधे नाम ले लेंगे, इसको थोड़ा तरीके से इसको लिखा है कि प्रधान क्षेत्र जो जनसंख्या क्षेत्र है उनको किस नाम से जाता है, 3 भागों में, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी, उत्तरी एवं मध्यवर्ती यूरोपीय जनसंख्या का क्षेत्र, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसका उत्तरी पूर्वी भाग जो है उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और दूसरे जो हमारे भाग आते हैं 2 नंबर में, ठीक है ना। तो 2 नंबर वाला जो है वो रहेगा आपका सामान्य, 3 नंबर वाला जो रहेगा वो रहेगा रेल, 4 नंबर वाला जो रहेगा वो रहेगा अधिनियम, ठीक है ना। तो इसको हमें ये वाला क्या परीक्षा में जो पूछा जाता है, मानचित्र में जब दर्शाने की स्थिति आती है तो वो आती है कि जनसंख्या के सकल क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब मानचित्र के हिसाब से विश्व का जो मानचित्र है उस मानचित्र में जनसंख्या के वितरण को दर्शाएंगे, ध्यान से देखिए इसको। जनसंख्या के वितरण को दर्शाते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 2 चीजें बताई,
हजारों फैक्टर काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो प्रभाव करने वाले कारक हैं उनका अध्ययन निश्चित करते हैं। तो विश्व के मानचित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपको कल बताया था तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सबको मिलाने का नाम पड़ा था ओशेनिया। ठीक है ना। अब इसको हमें दर्शाना है क्या, जनसंख्या के प्रधान क्षेत्र। क्या दर्शाना है वो, जनसंख्या के प्रधान क्षेत्र। तो आपने महाद्वीप पढ़े हैं, महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप। ठीक है ना। तो ये देखो एक पर्वत है यहाँ पर यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, प्राकृतिक सीमा एक तरह से बनाता है। ठीक है ना। और दोनों को अगर बात करें तो वो यूरेशिया बन जाता है। ये जो है अफ्रीका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है ना। ये वाला जो है ओशेनिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया। ये वाला जो है वो क्या है, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। कितने महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है ना। अब 7 महाद्वीपों के अंतर्गत जनसंख्या की बात करें, हमने पढ़ा था एशिया। अब एशिया को देखो कैसे करना है। ठीक है। जब हमें सीमाएं निर्धारित करनी होती है तो 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। ठीक है। ये जो एशिया का पूरा है, ये पूर्वी एशिया, ये पश्चिमी एशिया, ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिणी एशिया और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये जापान है। ठीक है ना। तो पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। मैंने क्या किया था, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है ना। तो पूर्वी एशिया में क्या है, आपके सिंगापुर है, हांगकांग है, चीन है, ताइवान है, जापान है। ठीक है ना। तो ये जो जनसंख्या का क्षेत्र है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया का एक बात है, उत्तरी कोरिया है। तो यहां जो जनसंख्या का जमाव है, ये वाला जो जनसंख्या का जमाव है, ये पूर्वी एशिया का है। किसका है, पूर्वी एशिया का। दक्षिण एशिया में कौन कौन से आएंगे, दक्षिण एशिया भारत आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया,
पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, मालदीव आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भारत और भारत के ये तटवर्तीय क्षेत्र। अब भारत के क्या है, यहाँ गंगा का मैदान है और है ना जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का जमाव क्या है, ज्यादा है। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है ना, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, तो ये जावा है, सुमात्रा है, बाली है, बोर्नियो है, ये द्वीप है सारे। वो द्वीपों का समूह है, वो छोटे मोटे खुद के द्वीप है, किन्हीं पर चीन का लिया है, किसी पर भारत का लिया है, किसी पर स्वतंत्र रूप में है, तो ये सारे द्वीप हैं, इन द्वीप को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई समूह। तो दक्षिण पूर्वी एशिया ये एशिया के दक्षिण पूर्व में है, कहाँ है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व दिशा में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ताइवान है, आपके ताइवान के आपके फिलीपींस है, जावा है, सुमात्रा है, बाली है, बोर्नियो है, ये द्वीप समूह है। इन पर रहने वाले जनसंख्या का जो सघन क्षेत्र पाया जाता है, तो ये ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मानचित्र में अगर दर्शाओगे तो इस चीज को आपको दर्शाना है प्रधान क्षेत्रों में। तो बाहर से यहाँ से लेके गुजरात वाला, पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेते हुए इसको पूरे को कवर करते हुए चाइना से होते हुए दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया होते हुए उनकी इससे सीमा है जो वेस्ट का मैदान वाला क्षेत्र चाइना का, वहां तक होते हुए जापान को इस प्रक्रिया में लेते हुए और यहाँ ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो प्रधान जनसंख्या का एक भाग हो गया। कौन सा, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई महाद्वीप। ये जो महामारी का शुरू हुआ वो कौन सा हुआ, ये मैंने भारत में यहाँ जो स्थिति थी, एक चाइना के यहाँ भी हम हो या किसी विकास सी हो भी हो, एक क्या है, ठीक है ना। तो वो जनसंख्या के जोड़ वाले क्षेत्र के अंदर आती है। यहाँ भी गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत की नहीं है, बरसाती नहीं है थोड़ी सी, लेकिन जनसंख्या का जवाब आंतरिक क्षेत्र में जनसंख्या वैसे घटने लग जाती है, तब ये क्षेत्र से, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा होगा इसका, प्रधान क्षेत्र का, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो प्रधान क्षेत्र का एक पार्ट आ गया पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी एशिया। किताब में आपको जो दे रखा है वो सीधा कि पूर्वी में ये देश आते हैं, दक्षिण में ये देश आते हैं, दक्षिण पूर्व में ये देश आते हैं, उनके बारे में बात की। हमने क्या किया, प्रत्येक हिस्से को अलग से पहले काउंट किया है कि कहाँ है वो क्षेत्र और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। तो इसको